Hello and welcome to session number 7 of soft skills. In this we are going to cover bonding, break-in relationships, the dilemma, the interpersonal managing skills, clarifying and confirming, effective interpersonal communication involve, watch. So first of all, what do you think? What are interpersonal skills? एक्चुअली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हम सबको पोजेस करना चाहिए व्हेन वी आर इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट या हमारे घर पर या कहीं पर भी. ये स्किल हम लोगों के अंदर ज़रूर होना चाहिए. इट इज़ अ टर्म अप्लाइड टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शंस इन वन और वन और स्मॉल ग्रुप सेटिंग्स. चाहे हम छोटे ग्रुप्स में हों चाहे वन और वन में बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हम सबको पोजेस करना चाहिए. ये इट डील्स विद द हैबिट्स, एटीट्यूड्स, जो बिहेवियर हम कैरी करते हैं व्हेन द पीपल आर अराउंड अस. जब लोग हमारे आसपास हैं तो हम किस तरीके की बिहेवियर कैरी करते हैं, एटीट्यूड कैरी करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स का. पीपल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स आर ऑफन टर्म्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन्स इंटरपर्सनल एबिलिटीज. इन द वर्क प्लेस अगर हम देखा चाहे तो ये कहा जाता है कि जिसकी गुड इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तो इसका इफेक्ट जो है उसके वर्क पे भी ज़रूर आता है, यानी कि बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ और प्रमोशन के लिए ये इफ़ेक्टिव रहते हैं काफ़ी. एंड पीपल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स अगर हम सीख जाते हैं तो हमारी इंटरपर्सनल एबिलिटीज़ पे भी इसका बहुत इफेक्ट आ जाता है. इन द वर्क प्लेस वन हु हैज़ अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स कैन रिलेट टू एंड वर्क विद अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल एंड ऑल्सो नेगोशिएट डिफरेंसेस, हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेक रिक्वेस्ट इफेक्टिवली एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली. तो ये सब कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं इफ़ यू पोजेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रॉपरली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पूरे प्रोसेस में चलता है जिसे हमें सीखना चाहिए कि ये कैसे हमें करना चाहिए, व्हाट टू फॉलो इन रूल्स, क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम ये इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन सीख सकें. फर्स्ट इज इनिशिएशन, स्टार्टिंग. कैसे आप स्टार्ट करते हैं? ग्रीटिंग ईच अदर एंड मेंटेनिंग डेकोरम, यानी कि आप कैसे एक दूसरे से ग्रीट करते हैं और क्या डेकोरम मेंटेन करके चलते हैं, आपस में कैसे बात करते हैं. वहीं से ही आपका फर्स्ट मीटिंग जब स्टार्ट होता है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड सामने वाले को समझ में आने लगता है. किस तरह का आप वर्बल एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, किस तरह का नॉन वर्बल इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो सब समझ आने लगता है. अ पर्सन हु हैज़ इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी ओपन टू द आइडियाज ऑफ अदर्स एंड विलिंग टू पुट फॉरवर्ड व्यूज ऑफ हिज हर ओन. बोथ इसेंशियल एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये सब अगर क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं तो फर्स्ट स्टेप रहता है उसका इनिशिएशन. अगर इस टाइप की क्वालिटीज़ हम अपने अंदर ले लेते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव रहती हैं. हम इस तरीके से काफ़ी विलिंग हो जाते हैं ताकि हम अपने आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड कैसे करना है और दूसरों के आइडियाज़ के लिए भी काफ़ी ओपन हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी उसे अडाप्ट करने लगते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ अबाउट इनिशिएशन, जहाँ पे हमने ये सीखा कि हमें ग्रीट कैसे करना चाहिए और ग्रीटिंग करते टाइम हमें एक पर्टिकुलरली नॉन वर्बल और वर्बल दोनों को ही कंट्रोल में रखें. उन्हें कैसे बात करते हैं, एटीट्यूड कैसा रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी के बाद अगर ये स्टेप नहीं फॉलो हो पाता तो सेकेंड स्टेप दैट इज़ एक्सपेरिमेंटिंग, वो कभी नहीं आ पाएगा. फर्स्ट मीटिंग में ही अगर सामने वाला आपके नॉन वर्बल और वर्बल एक्सप्रेशन से आप नहीं कन्विंस है तो वो आपको कभी भी नेक्स्ट स्टेज में आपके साथ मिलने की ज़रूरत नहीं समझेगा या कभी भी इफेक्टिव आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप नहीं रहेगा. Asking the relevant questions. This stage is about asking the relevant questions and getting more information and inputs about each other. यहाँ पर अब आपका जब सेकंड स्टेज आया, मान लीजिए आपने थोड़ा सा ग्रीट वगैरह शुरू किया, अब आप थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, थोड़े से इन्फॉर्मेशन लेंगे एक दूसरे के बारे में, इनपुट्स लेंगे ताकि आप एक दूसरे को जान सकें. और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज रहती है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को नहीं जान पाए अच्छे से और एक दूसरे की इफेक्टिवनेस नहीं समझ में आई कि इस इंसान के साथ आपको कन्विंस नहीं हुए, इन्फ्लुएंस नहीं हुए, तो शायद नेक्स्ट स्टेज कभी फॉलो ही नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए इस स्टेज में आपको ये खास ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारे साथ सिचुएशंस आ रही हैं कैसे हमने उसे फेस करना है. ये एक्चुअली कम्युनिकेटिंग इंटरपर्सनली एक वे है लाइफ का जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो करना चाहिए. और एक ये फोकस एक्टिविटी है. ये नहीं कि हमने कहा कि हमारी कई हैबिट्स होती हैं, हम सोचते हैं कोई ध्यान नहीं दे रहा या कोई हमारी बातें नहीं देख रहा, किस टाइप की हैबिट्स जो हमें भी मालूम नहीं होती. कभी कभी हमें लगता है कि इन सब पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, बट नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ और यहीं आपका आगे के रिलेशनशिप बनने का स्टार्ट होता है. इंटरपर्सनल स्किल्स आर द स्किल विच इज़ यूज्ड बाय अ पर्सन टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल.
तो अदर पीपल अगर हम देखें कि कैसे किस तरीके से इंटरपर्सनल स्किल्स वो मेंटेन करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटिंग जो है उसका सेकेंड स्टेज आ जाता है, जहाँ पे हमें ये सीखना चाहिए कि इस टाइप की चीज़ें अगर हम ठीक से कैरी नहीं करते, क्योंकि हम इनसे भाग नहीं सकते। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक इनएस्केपेबल है, कुछ ऐसी एक चीज़ है जिसे आप भाग नहीं सकते, और इसकी बहुत ज़्यादा, दिस एरिया इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, और आप इसे कहीं भाग नहीं सकते। इसको आपको हर हालत में आपको इसे फॉलो करना ही होगा। बट द मेन थिंग इज़ आप इसे कैसे फॉलो करते हैं, ताकि आप आगे के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ़ायदेमंद बन सकें और अपने रिलेशनशिप भी लोगों के साथ अच्छे से कैरी कर सकें। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द आंसर्स डिटर्मिन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप्स। तो अगर ये आंसर्स आपके पसंद नहीं आते सामने वाले को, तो आपका नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेजेस को भी एक वे देंगे बनने के लिए। मैनी रिलेशनशिप्स डू नॉट प्रोसीड बियॉन्ड दिस स्टेज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉमन ग्राउंड। अगर हमें ऐसा लगेगा कि सामने वाले और हमारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ कॉमन ग्राउंड हो, कुछ हम एक दूसरे से किसी तरीके से मिलते हों, और ऐसा लगेगा वो एक अलग टाइप बिल्कुल इंसान है, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी पर्सनालिटी अलग है, तो हम कभी भी उसके साथ आगे से कोई रिलेशन बनाने का या कोई भी हमारे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, अगर ये स्टेज आप क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आता है इंटेंसिफाइंग, जहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से और पर्सनल लेवल पे मूव करना शुरू कर देंगे। अब आप एक दूसरे को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताना शुरू करोगे, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पर्सनल लेवल पे थी। अभी तक तो सिर्फ आपने वो बातें करी जो सिर्फ बाहर से, थोड़ा बहुत एटीट्यूड वगैरह आपका कैसा रहा वो सब एक दूसरे को शो करा आपने बिहेवियर, बट अब यहाँ से आप एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लाइकिंग आ चुकी है, क्योंकि एक दूसरे का नज़रिया समझ में आया, दूसरे की एक दूसरे का व्यूज़ जो है, व्यू पॉइंट्स जो है वो अच्छे लगने लगे हैं। तो अब आप यहाँ से एक दूसरे के साथ पर्सनल लेवल पे आ जाएंगे, एंड मोर इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड ऑन दिस स्टेज। रिलेशनशिप मूव ऑन टू अ पर्सनल लेवल एंड बैरियर्स आर डाउन, और बैरियर्स खत्म हो जाएंगे अब धीरे धीरे करके यहाँ पे, क्योंकि इस स्टेज में आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज लेवल पे आने लगते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग, जैसे कि आप पिक्चर्स देख सकते हैं कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ाव होने लगा है, और इंडिविजुअल्स डू थिंग्स टुगेदर एंड इम्पॉर्टेंटली। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में इकट्ठे मिल के ही वो काम करने लगे हैं, और एक दूसरे के साथ करने में उन्हें अच्छा लगने लगा है काम, और अदर्स काम टू सी देम एज अ पेयर। दूसरे लोग उन्हें एज अ पेयर देखने लगे हैं अब, क्योंकि वो अब जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं। तो अ शेयर्ड रिलेशनल आइडेंटिटी स्टार्ट्स टू फॉर्म इन दिस स्टेज। एक शेयर्ड रिलेशनल आइडेंटिटी बन चुकी है कि ये दोनों एक साथ एक फ्रेंड्स हैं या पेयर हैं या किसी भी तरीके का, और अब लोग जो हैं आपको एज अ पेयर देखने लगे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दिस इज इंटीग्रेटिंग स्टेज। उसमें भी पिछली स्टेज के आगे एक और स्टेज जुड़ गया, जहाँ पे लोगों को भी ये मालूम हो चुका है कि यू वर्क एज अ पेयर। नाउ द बॉन्डिंग स्टेज कम। अब आप एक दूसरे के साथ काफ़ी लाइकिंग्स वगैरह में आ गए, एक दूसरे लोगों को भी पता चल गया। अब यहाँ से आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा लीगल बॉन्ड देना चाहेंगे। द स्टेज वेयर द रिलेशनशिप मूव ऑन टू अ लीगल बॉन्डिंग, पार्टनरशिप या फिर बिजनेस करने का हो सकता है कि आप एक साथ सोच रहे हैं कि डूइंग बिजनेस टुगेदर, मैरिज, फ्रेंडशिप, किसी भी तरीके के। अब आप यहाँ से सोचेंगे कि आप लीगल बॉन्डिंग में आ जाएं ताकि एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहें। नाउ दिस इज़ द होल स्टेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कैसे स्टेजेस में आपके जुड़ाव बनते हैं, किस तरीके से आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे लेवल पे आकर अलग अलग लेवल से एक प्रॉपर बॉन्ड में बन जाता है प्रॉपर आपका। और लेकिन यहाँ तक तो ये समझना बहुत आसान रहा, लेकिन इनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कहना तो बहुत आसान है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने हैं, बट इनके बीच में बहुत बारी ऐसा होता है कि ब्रेक इन आ जाता है, और ब्रेक इन जो रिलेशनशिप्स के बीच में आता है वो इन्हीं वजह से आता है, जो हम पढ़ पाएंगे कि डिफरेंशिएटिंग व्हेन इंडिविजुअल्स बिकम इंडिपेंडेंट, मोर एम्फेसिस ऑन मी एज अपोज टू वी, फर्स्ट वार्निंग साइन ऑफ ब्रेक इन रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहला खतरा जिसे आप मान सकते हैं, फर्स्ट वार्निंग साइन है ये ब्रेक इन रिलेशनशिप्स का, कि जहां आप अपनी ईगो को बीच में ले आते हैं। हर चीज़, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि एक बिजनेस, दो एसोसिएट्स हैं और पार्टनर हैं आपस में, और काफ़ी बिजनेस हाई लेवल पे जा रहा है, काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। वहीं आपने अगर ये बोल दिया कि मेरी वजह से ये हुआ है, यू वॉन्ट टू बी मोर इंडिपेंडेंट। कई बार इंडिविजुअल्स का ऐसा एक एटीट्यूड होता है या पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि वो अपने आप को ज़्यादा इंडिपेंडेंट शो करना चाहते हैं, और आपने मोर एम्फेसिस दे दिया मी पे, यानी कि बिकॉज ऑफ मी
ग्रोथ ऑफ द कंपनी हैपेंड, तो वहीं से यहाँ जो है फर्स्ट वार्निंग आ जाएगी आपकी ब्रेक इन रिलेशनशिप में, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि जो जॉइंट एफर्ट में आपने काम किया, जो जॉइंट एफर्ट्स थे आप दोनों के, वो आपने अपना क्रेडिट ले लिया, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट स्टेज इज डिफरेंशिएटिंग, जो हमेशा हमारे ब्रेक इन रिलेशनशिप्स का कारण बन जाती है। नेक्स्ट इज सर्कमस्क्राइबिंग एंड स्टैग्नेटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे पिक्चर्स में आप फॉलो कर सकते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। कॉमन ग्राउंड डिसअपीयर्स, धीरे धीरे आपस में जो हमारा एक कॉमन ग्राउंड था, जो हमें लगा था कि इनकी भी पसंद वही है, हमारी भी वही है, हमें भी इस तरीके से जीना अच्छा लगता है, इन्हें भी इसी तरह, मतलब लाइफ स्टाइल को लेकर, व्यूज़ को लेकर, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को लेकर आपको एक जो कॉमन ग्राउंड दिखाई दिया था वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। एंड एक दूसरे का व्यू पॉइंट आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कि वो आपको अलग लगेगा अपने से और अपना व्यू पॉइंट अलग लगेगा। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा एक बदलाव, जो आपका सर्कमस्क्राइबिंग और स्टैग्नेटिंग शुरू हो जाएगी आपके लेवल पे, और रिलेशनशिप्स जो टूटने का कारण, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा कि लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है। आप चाहे अपने वर्क एनवायरनमेंट में हो, या आप इवन अपने फ्रेंड्स या घर पे इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी हो, अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। ये एक रिस्पेक्ट का साइन रहता है। अगर आपको कोई नहीं सुनता तो यू फील वेरी इंसल्टेड इन दैट केस। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप सामने वाले को अपनी बात बताते हैं, वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, उसे डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं है, ना ही कोई सोल्यूशंस देने के लिए रेडी है। दे जस्ट वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, वो सिर्फ अकेला ही रहना चाहता है। तो वहाँ से एक और प्रॉब्लम, अवॉइडिंग इज़ वन मोर एस्पेक्ट जहाँ पे ब्रेक इन रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि सामने जो आपका पार्टनर है या जो आपका मैरिटल पार्टनर है, किसी भी तरीके से जो आपके साथ जुड़ा है, वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, आपके लिए उसके पास टाइम नहीं है, या वो डिस्कस नहीं करना चाहता। व्हाट इज़ द मेन इशू बिहाइंड दैट? यहाँ से जब वो आपको अवॉइड करना शुरू करेगा एंड यू स्टार्ट फीलिंग निगलेक्टेड, तो आप बहुत ही अकेला रहना होना शुरू हो जाएंगे। एंड अवॉइडिंग इज वन मोर एस्पेक्ट जो ब्रेक इन रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है। नेक्स्ट इज टर्मिनेटिंग। जब कई लोग होते हैं कि जब एक दूसरे का व्यू पॉइंट पसंद ना आए तो बिल्कुल वो रिज़ाइन कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात से कि दे कैन नॉट बी इन द रिलेशनशिप एट ऑल। वो फील करते हैं कि अब हम इस रिलेशनशिप में और नहीं रह सकते, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दैट्स इनफ नाउ। और वो एक रेजिग्नेशन दे देते हैं इस चीज़ को लेकर कि टर्मिनेट दिस स्टेज इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। इस स्टेज में वो बिल्कुल अपना एक शो कर देते हैं कि आई कैन नॉट बी इन द रिलेशनशिप एनी मोर। तो ये एक और कारण बन जाता है जब रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द डिलेमा। ये सब क्यों हुआ? ये अवॉइडिंग या इस टाइप की लिसनिंग ना करना, किस टाइप जो भी आपने अभी तक हमने प्रॉब्लम्स देखी, वो डिफरेंशिएटिंग क्या प्रॉब्लम, आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या रहते होंगे? वॉट कैन आई डू टू गेट माई पीपल टू बी मोर इफेक्टिव? आप सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि मैं अपने लोगों को और कैसे अच्छा महसूस कराऊँ, कैसे ऐसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करूँ कि हमारे जो हैं और ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप बन सकें। और कई बार ऐसा होता है हम ये सोचते ही रहते हैं लेकिन कभी कर नहीं पाते। कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आती रहती हैं क्योंकि आप हमेशा डिलेमा रहते हैं। आपको हमेशा हर जगह से प्रेशर ही प्रेशर आता रहेगा। मान लीजिए पर्सनल प्रेशर्स या पीयर प्रेशर्स या फिर कंपटीशन के या प्रोफेशनल लेवल पे बहुत जगह से चारों तरफ आपको प्रेशर्स हैं, ये कंप्लीट करना है, टारगेट्स हैं, घर की बातें हो गई, कुछ भी प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल, सोशल को लेकर। तो हर जगह से आपको जब प्रेशर्स ही प्रेशर्स आते हैं तो योर माइंड डज नॉट वर्क इफेक्टिवली। तो वहीं से ही आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आप हर एक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं और उसका इफेक्ट आ जाता है आपके रिलेशनशिप्स पे। तो नाउ द आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज इंटरपर्सनल मैनेजिंग स्किल्स। इसके लिए आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए कि आपको अपने मैनेजिंग ज़रूर आना चाहिए आपको, कि आप इंटरपर्सनली अपने आप को कैसे मैनेज करें और अपने सब जो आपके पार्टनर्स हैं, चाहे वो फ्रेंड लेवल में हो, चाहे मैरिटल पार्टनर्स हों, चाहे बिजनेस एसोसिएट्स में बिजनेस पार्टनर्स हो, कहीं पे भी आप अपने कलीग्स वगैरह को लेकर किस तरीके से आपको अपना जो प्रेशर है, जो डिलेमास आपके आ रहे हैं, उन्हें आपको अपने रिलेशनशिप्स पे ओवरकम, उन्हें नहीं भारी होने देना, बल्कि उन्हें आपको ओवरकम करना चाहिए। तो इसका मेन आंसर रहेगा इंटरपर्सनल मैनेजिंग स्किल्स, जो आपको ज़रूर सीखने चाहिए।
नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन आफ्टर दिस. आपके भी कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे प्रेशर हैं आसपास का, बहुत ज़्यादा आपको काम कंप्लीट करना है, टारगेट्स हैं, तो उस वजह से आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि ये आपके कंसिस्टेंट इफेक्टिव ऑन द जॉब कम्युनिकेशन पे भी इसका बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि आप अपने पूरे होश में या आप बहुत ज़्यादा फटीक फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, तो वहाँ आपका इफेक्ट आ जाता है आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे. तो आप अपने एक्सपीरियंस से सोचिए कि आपके क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं ऐसे कि जहां आप अपना एक कंसिस्टेंट ऑन द जॉब कम्युनिकेशन नहीं बनाए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बना पाए. आपके क्या ग्रेटेस्ट बैरियर है? पहले तो उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम से आप उन्हें कंट्रोल में करके अपने आप को इंटरपर्सनल मैनेजिंग कर सके अपनी. नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंटरपर्सनल मैनेजिंग स्किल्स. जो अभी मैं आपको बता रही थी उसको कैसे आपने करना है अब ये सीखेंगे हम. दिस इज crediting, managing differences, discussion skills, balanced feedback, clarifying and confirming. इन स्लाइड्स को हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमें इन्हें कैसे फॉलो अप करना चाहिए. बट ये चारों चीज़ें अपने आपस में बहुत जुड़ी हैं. आपको हर चीज़ क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए. क्लैरिफाई मीन्स आपने जो भी कहा, आपने मान लीजिए आप बॉस है या अपने कलीग्स हैं, उनके साथ आप क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए. अगर आपको किसी भी चीज़ का ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स बीच में आ रही हैं, कि हो सकता है उन्होंने किसी और इंटेंशन से आपको कहा हो और आप कुछ और उसे परसीव कर रहे हैं, तो इस टाइप का अगर आप फीडबैक या डिफरेंसेस जो हैं वो क्लैरिफाई और कंफर्म कर लेते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अपने आप में वो इंटरपर्सनली अपने मैनेज कर पाते हैं और कम्युनिकेशन को ठीक से आगे जो है ग्रो कर पाते हैं, चेरिश कर पाते हैं आगे. नहीं तो यहाँ पे ही अगर हम क्लैरिफाई ना करें तो ये जो डिफरेंसेस जब बीच में आने लगते हैं, हम डिस्कस ना करें, तो ये डिफरेंसेस जो बीच में आने लगते हैं वो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ब्रेक इन रिलेशनशिप्स का कारण बन जाती हैं. Now about clarifying and confirming, you may spend most of your time listening in questions, but may hear only half of what is said. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सुनते ही रहते हैं लेकिन आधा ही सुन पाते हैं उसमें से. तो when you clarify and confirm, you can be sure you have listened and questioned effectively and made your best effort to hear all what is being said and why. तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप हो सकता है कि सुन रहे हो लेकिन आपने उस पर पूरा ध्यान ना दिया हो, शायद उसमें से आधा ही सुन पाए हो, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसे समझना चाहिए था वहाँ पर आपका थोड़ा सा ध्यान भटक गया, डिस्ट्रैक्टेड हो गए. तो आपको एक बारी क्लैरिफाई और कंफर्म ज़रूर करना चाहिए कि और श्योर हो जाना चाहिए कि जो आपने सुना है, जो क्वेश्चन करा है, वो बिल्कुल इफेक्टिव है और आप अपने बेस्ट एफर्ट करिए टू हेयर व्हाट ऑल इज बीइंग सेड एंड व्हाई. तो वहाँ पे एक इसे डिफ्रेंशिएट मत बनने दीजिए, ना ही कोई ऐसा कारण बनने दीजिए जो आगे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे आपके रिलेशनशिप में, बल्कि क्लैरिफाई कर लीजिए ताकि आगे आप इजी वे में उसे चेरिश कर सकें. नाउ द फर्स्ट स्टेप टू इफेक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इज अज्यूम वैल्यू. In what other way people have to say, make sure that you understand what लोगों ने क्या कहा. पहला स्टेप तो यही रहा ना. अगर आप सुन नहीं पाए तो पहला तो सबसे पहले आप ये देखना चाहिए कि लोगों ने कहा क्या, what the other person has said, कि कोई इन्फॉर्मेशन दी है, कोई फैक्ट दिया है, कुछ डिस्क्राइब किया है, कोई बिलीव बताया है. तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा क्या, एंड वाई द पर्सन हैज सेड सो, और उसने वो क्यों कहा. अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो दैट मीन्स यू हैव लिसन्ड इट प्रॉपरली, और तब आप क्लैरिफाइंग एंड कंफर्मिंग आपका चल सकता है. तो आपको ये क्लैरिफाइंग और कंफर्मिंग के स्किल्स ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि आप ये श्योर कर सकें अपने आप को. यू कैन मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर व्यू पॉइंट ऑफ द स्पीकर. जिसने भी आपको वो बात बताई है उसकी मेन इंटेंशंस क्या है, वो उस किस नज़रिए से उसने बोला, या क्या प्रॉब्लम्स उसके साथ रही, या क्या चीज़ वो बताना चाहता है, वो आपको इफेक्टिवली समझ आ जाएगा. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ऑफ क्लैरिफाइंग एंड कंफर्मिंग स्किल्स. नेक्स्ट इज क्लैरिफाइंग एंड कंफर्मिंग में नेक्स्ट आता है व्हेन, कब कहा. यू विल मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, ओपिनियन और सजेशंस ऑफर्ड, और योर इमीडिएट इम्पल्स इज टू रिजेक्ट, इग्नोर और डिसएग्री व्हाट यू आर हेयरिंग. तो आपका इमीडिएट इम्पल्स ये रहेगा कि आप ये बिल्कुल मत करिए कि आप एकदम से इग्नोर कर दीजिए, डिसएग्री कर दीजिए जो आपने सुना है. इनफैक्ट आपको क्लैरिफाई करना चाहिए कि जो आपने सुना, व्हाट हैज़ बीन सेड, और क्यों सुना, कैसे सुना, इन सब चीज़ों को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो है आपको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि क्या कहा गया और क्यों कहा गया. तो इस टाइप की चीज़ें जब आप कर लेते हैं, दैट्स द स्टेजेस ऑफ क्लैरिफाइंग एंड कन्फर्मिंग. एंड वाई द क्लैरिफाइंग एंड कन्फर्मिंग इज इम्पॉर्टेंट टू यू. आपको क्या लगता है ये सब स्टेज, ये जो क्लैरिफाइंग और कन्फर्मिंग करना ज़रूरी क्यों है?
क्योंकि इससे आप टीम बिल्डिंग या इंफॉर्मेशन मैनेजर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बाउंड्री स्पैनर, नए नए आइडियाज़ के इनिशिएशंस, इनोवेशंस इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। ये सब चीज़ें आप आगे का विजन, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी वर्क प्लेस पे, और इन सब चीज़ों को आप ठीक से मैनेज भी कर पाएंगे इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस क्लैरिफाइंग एंड कंफर्मिंग स्टेजेस प्रॉपरली। तो आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम है उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आप कंफर्म कर रहे हैं। टीम बिल्डिंग, जहाँ पे आपको अपने आसपास के कलीग्स या आपके जो साथ काम कर रहे सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ अगर आपको अच्छे रिलेशनशिप कैरी करने, तो अगर वो आपसे हमेशा ओपन नहीं रहेंगे, और अगर आप हो सकता है उन्होंने किसी और इंटेंशन से कहा, आपको नहीं समझ आया, आपने नहीं सुना, तो शायद हो सकता है आप उनके व्यू पॉइंट को कुछ और ले लें। तो इसीलिए वहाँ पर इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। नाउ अबाउट बैलेंस फीडबैक, आपको फीडबैक भी बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि उन्हें अपना आप ओपिनियन या जजमेंट जो है वो दे सकें। चाहे किसी और से भी आप ये जजमेंट की उम्मीद कर सकते हैं कि ताकि आपको ये पता चले कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते थे। फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स, तो आपको ये रिस्पॉन्स ज़रूर लेना चाहिए कि रिसीवर को क्या समझ आया। मान लीजिए किसी को आपने अपनी बात बताई, तो आप उसके साथ एक बार ये फीडबैक ले सकते हैं कि क्या उसने आपको ठीक ढंग से लिया है या नहीं लिया, या परसीव किया है आपकी इन्फॉर्मेशन को ठीक से। हो सकता है उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो या आपको ठीक से नहीं लिया। तो ये बैलेंसिंग फीडबैक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज रहेगा। When you want someone to change his or her performance or suggestion, आप तब फीडबैक यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपका एक सबॉर्डिनेट है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और उसे कुछ किसी और ढंग से अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए, तो वहाँ पर आप फीडबैक, बैलेंस फीडबैक का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप यू हैव कन्फर्म्ड योर अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को कन्फर्म करने के बाद आप थोड़ा सा चाहते हैं कि वो थोड़ा चेंज करे अपने परफॉर्मेंस करने का ढंग, या किसी तरीके से वो आप उसमें कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहते हैं, तो वहाँ आप बैलेंस फीडबैक का हेल्प ले सकते हैं। हाउ द स्पेसिफाई द मेरिट यू वांट टू सी रिटेन्ड, उसको आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप उसे बताएंगे कि आप किस लेवल तक वो चाहते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप क्या करें, तो शायद वो उस लेवल को समझ पाएँ। अपना फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफाई द कंसर्न यू वांट टू सी एलिमिनेटेड, और क्या चीज़ें आप चाहते हैं वो हटा दें अपनी परफॉर्मेंस में से। मान लीजिए अगर वो अपने काम करते टाइम काफ़ी फ़ोन कॉल्स लेते हैं और आपको लगता है इस चीज़ का इफेक्ट उनके काम पे पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप उसे उन्हें समझा सकते हैं कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए और या ये चीज़ एलिमिनेट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से आपका इफेक्ट पड़ता है आपके वर्क प्लेस में भी। एंड यू कैन एक्सप्लोर आइडियाज़ फॉर रिटेनिंग मेरिट्स एंड एलिमिनेटिंग, और आप नए नए आइडियाज़ उनके सोच सकते हैं कि आप किस तरीके से उनका जो स्किल्स हैं उनको बेस्ट रिटेन कर सकते हैं, और कहाँ आपको उनकी क्या ऐसी स्किल्स हैं या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एलिमिनेट करनी चाहिए। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ बैलेंस फीडबैक, वो आपको कैसे हेल्पफुल रहेगा, क्या बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको ग्राउंड वर्क मिलता रहेगा कि आपको क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। कुछ चेंजेस चाहते हैं आप अपने सबॉर्डिनेट्स में, या ये थोड़ा सा टफ रहेगा बट काफ़ी सपोर्टिव रहेगा एनवायरनमेंट, क्योंकि इसलिए इजीली क्या होगा, आप सामने वाला काफ़ी ओपन रहेगा आपको बताने के लिए, और ईगोज़ वगैरह टाइप की प्रॉब्लम, एटीट्यूड्स टाइप की प्रॉब्लम बीच में नहीं आएगी, और सामने वाला काफ़ी ईजी फील करेगा, काफ़ी सपोर्टिव होगा एनवायरनमेंट, क्योंकि ओपन हो जाएंगे, और ओपननेस बहुत ज़रूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। यू बिल्ड द कोलैबोरेटिव क्लाइमेट, आप एक कोलैबोरेटिव क्लाइमेट जो है बना लेंगे अपने आसपास, जिससे कि आपके इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब आपस में आप एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाएंगे, अपनी बातें शेयर कर पाएंगे कि क्या चीज़ की कमी है, एक जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो थोड़ी थोड़ी बीच में से जो गैप रहता है, एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, वो हट जाएगा, और आप ये सोच पाएंगे, आप वो गैप जो बीच में है डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस का, वो शायद हटने लगेगा, क्योंकि आप समझा पाएंगे अपनी बात एग्जैक्टली कि आप क्या उनसे डिज़ायर करते हैं, कितना वो स्टैंडर्ड करें, और एक्चुअली उनका परफॉर्मेंस कहाँ जा रहा है। तो इस चीज़ को आप इजीली उनके दिमाग तक पहुंचा पाएंगे। एंड ऑब्वियसली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक, अलग अलग टाइप के फीडबैक्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है वो फीडबैक, पॉजिटिव भी आ सकता है आपको अपने सुपीरियर से, या पॉजिटिव को वर्कर से भी आ सकता है, बट इनके बाद आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन भी ज़रूर करना चाहिए कि आपको क्या लगता है, वेदर इट्स अ नेगेटिव वन और अ पॉजिटिव वन। इन सब चीज़ों से लेने के बाद फीडबैक आपको सेल्फ इवैल्यूएशन भी ज़रूर करना चाहिए। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीडबैक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। फर्स्ट इज एजर्शन स्किल्स, यानी कि एजर्शन मीन्स आप कैसे उसे पॉजिटिव वे में
कैरी करते हैं। मान लीजिए अगर आपने कहा कि नेगेटिव, डोंट या नॉट जैसे वर्ड्स आपको नहीं यूज़ करने चाहिए। डोंट डू दिस, जो आपने आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, डोंट डू दिस, इस टाइप के ऑर्डर्स टाइप की चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। इनफैक्ट आप उन्हें फीडबैक लेते हुए आप आराम से उन्हें समझा सकते हैं कि आई थिंक दिस विल बी बेटर देन दिस। आप अगर इस तरीके से काम करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि आप उन्हें इस तरीके के ऑर्डर नॉट या नेगेटिव उनको तरीके से अगर बताते हैं तो ये उन्हें भी बुरा लगता है और आपस में आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर आपको ज़रूर भी अपना रखना चाहिए, एनेबल रखना चाहिए, ताकि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट, उसकी नीड्स को भी समझ सकें और ना ही आप डोमिनेट करें उनके ऊपर। अब्यूज़ कंट्रोल करने के ये तरीके सही नहीं है, क्योंकि अगर आप उन्हें बहुत अपने आप अंडर लेना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं मैनिपुलेट करके चीज़ों को, तो वो चीज़ सही नहीं है। आपको उसे पॉजिटिव वे में अपने अंडर लेना है। ये नहीं कि आप ऑब्वियसली डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स और जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ ना कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस में फ़र्क तो रहेगा ही, लेकिन तरीका उन्हें कैसे बताना है, एजर्ट कैसे करना है, वो सबसे बड़ी बात है। दैट कुड नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ डोमिनेशन, अब्यूजिंग और कंट्रोलिंग अदर्स। इट शुड बी डन इन अ वेरी एजर्टिव वे, अ वेरी पॉजिटिव वे। नेक्स्ट इज लिसनिंग स्किल्स। जैसा कि अभी हमने बात किया कि लिसनिंग स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वो एक आपका साइन ऑफ रिस्पेक्ट है। तो अगर आप सामने वाली आपकी बात ना सुने तो वो आपको काफ़ी इंसल्टेड फील होता है, तो ये आपको ज़रूर ठीक से कैरी करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। These skills enable you to understand what another person is saying। आप साथ साथ में ये भी समझ पाएंगे कि सामने वाला आपको किस नज़रिए से वो बात बता रहा है, एग्जैक्टली वो बता क्या रहा है, व्हाट एंड हाउ, उसका मेन मोटिव क्या है वो बताने के पीछे, वाई ही इज टेलिंग दैट थिंग। They include new ways of responding so that the other person feels his problems and feelings have been understood। तो अगर आप उसकी बात सुनते हैं तो उसे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होगा कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं और उनकी फीलिंग्स जो हैं वो आप समझ चुके हैं, तो आप शायद अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो सीधा अगर आप किसी ने आपके सबऑर्डिनेट ने कुछ गलती भी करी है तो एकदम चिल्लाना शुरू ना कर दें, इनफैक्ट उनकी बात सुने, इससे उन्हें ये लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स भी समझी जा रही हैं, उन्हें भी रिलैक्स फील होगा और ओपननेस के एनवायरनमेंट में काफ़ी बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। यानी कि आपको कॉन्फ्लिक्ट जो है, कोई भी लड़ाई झगड़े हैं, उन्हें आपको ठीक से सॉल्व करना आना चाहिए। ये नहीं कि बहुत चिल्ला के, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ा कि एजर्टिवनेस होनी चाहिए। चिल्लाने से या कंट्रोल करने से, अब्यूज़ करने से, मैनिपुलेट करने से बातों को हम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहिए एमिकेबली, यानी बहुत ही प्यार से, पॉजिटिव वे में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो आएंगे ही आएंगे। अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे, तो आपस में अगर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो छोटे मोटे तो कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहेंगे, लेकिन द मेन थिंग इज हाउ यू नो बट दी स्किल्स हेल्प यू टू रिजॉल्व द और मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। और आपको कैसे इफेक्टिवली वो मैनेज करना है ताकि आपस में जो रिलेशंस हैं वो भी ख़राब ना हो और वर्क प्लेस का सिस्टम भी चलता रहे। तो ये सब स्किल्स आपको ज़रूर आने चाहिए इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। Interpersonal skills are the skills which is used by a person to interact with other people in verbal and non-verbal cues both. Interpersonal skills are sometimes also referred to as people skills or communication skills also. Interpersonal skills involve using skills such as active listening, tone of voice, delegations, leadership. It is how well you communicate. It is the art actually. ये एक आर्ट है. It is how well you communicate with someone and how well you behave or carry yourself. And obviously then it helps you for your further growth and your careers and development. So आगे से आप ज़रूर इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए. ये मत सोचिए कि आपकी हैबिट्स या एटीट्यूड्स दूसरे लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं. यू मस्ट एंगेज योर सेल्फ इन ऑल दीज इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इन अ वेरी सिंसियर वे. नाउ व्हाट अबाउट द वॉच योर थॉट्स. ये एक बहुत ही एक इफेक्टिव आपको याद रखने वाली चीज़ है. वॉच योर थॉट्स, दे बिकम वर्ड्स. क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपके वर्ड्स बन जाएंगे और जो आप
वर्ड्स में लाएंगे, तो अपने वर्ड्स को ज़रूर ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वही आपके एक्शंस बन जाएंगे. वॉच योर एक्शंस बिकॉज दे बिकम योर हैबिट्स, एंड वॉच योर हैबिट्स बिकॉज वही आपका कैरेक्टर बन जाएगा. एंड वॉच योर कैरेक्टर, क्योंकि जिस तरीके का आप कैरेक्टर डेवलप कर लेंगे कि ये किस तरीके का इंसान है, वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी. क्योंकि मान लीजिए अगर आपका कैरेक्टर आपके बॉस को लगता है कि ये इतना नहीं है देने लायक आगे की ग्रोथ या इसको प्रमोशन, तो वहाँ आपकी डेस्टिनी स्टार्ट हो जाएगी. वो आपका कलीग जो है वो आगे बढ़ जाएगा और आपका कैरेक्टर बीच में आ जाएगा. तो आपको अपने थॉट्स से ये प्रोसेस जो है वो ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक दिन वही आपकी डेस्टिनी का हिस्सा बन जाएगा. So this is very important part of interpersonal communication skills. Now do it yourself. How to make interpersonal skills more effective? What are the various types of feedbacks? Thank you.